हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई के क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज देखेंगे। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने ही वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट में हमने 15 क्वेश्चंस के सेट्स बनाए हुए हैं। तो जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेडरिक सरयू वॉज अ फ्रेंच। फ्रेडरिक सरयू जो है वो फ्रेंच में क्या था? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी आर्टिस्ट या ऑप्शन सी राइटर। तो आप जब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज देखते हैं तो उस पे नेशनलिज्म इन यूरोप का जो पहला पन्ना है उस पे एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। वो पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सरयू ने बनाई थी। तो इस तरह से ये एक आर्टिस्ट है। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, आर्टिस्ट यानी कि चित्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as A male figure, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फीमेल फिगर, ऑप्शन सी डिवाइन फिगर और ऑप्शन डी रिलीजियस फिगर। तो आप आंसर इसमें देखिए क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आर्टिस्ट हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबर्टी को किस रूप में दिखाया, आजादी को किस रूप में दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने आजादी को एक महिला के रूप में दिखाया था। आपने देखा था ना, जर्मेनिया है, फ्रांसिया है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया था उन्होंने। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, आई होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी आपके सामने है। एब्सोल्यूटिस्ट, फेमिनिस्ट, फ्लेबिसाइट्स और यूटोपियन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, यूटोपियन, मतलब कल्पनावादी जो समाज था वहां का। जैसे आप लोग उस समय के जो पेंटिंग्स देखते हैं उसमें कल्पना ज्यादा की गई है, ज्यादा मतलब बहुत एडवांस समय की भी कल्पना की गई है। तो कल्पनावादी समाज था वहां का। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष में हुई, किस साल में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अगर हम देखें एनसीईआरटी में तो ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1879, ऑप्शन सी है 1689 और ऑप्शन डी है 1798। तो अगर हम इलिमिनेशन टेक्निक से बात करें तो कौन से ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो जाते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन 16 में तो हुई नहीं थी, तो ये आपका सी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। और 18 तो बहुत ही देर हो चुकी है, तो ये 18 यानी सी और बी ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे पास बच जाता है ए और डी। तो ए और डी में 98 में तो इटली पर उसने आक्रमण किया था नेपोलियन बोनापार्ट में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यानी कि 1789 जो है ऑप्शन ए सही होगा। 1789 क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 5 पे। व्हाट इज द ट्रू अबाउट लैंडेड एस्टोक्रेसी इन यूरोप? ऑप्शन ए, दे ओन्ड स्टेट इन कंट्रीसाइड, they spoke French for the purpose of diplomacy. Option C, their families were not connected by ties of marriage. Or the aristocrats were, however, numerically a small group. तो ये तो आपको पता ही होगा, जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसमें राजाओं का बहुत छोटा सा ग्रुप था। ऑप्शन डी सही है। और जो है वो फ्रेंच भाषा को एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करते थे। ये भी सही है, बी भी सही है। और वो स्टेट ओन्ड करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन ए भी सही। ऑप्शन सी में अगर नॉट नहीं होता तो ऑप्शन सी भी सही होता। तो ऑप्शन सी गलत है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा। इस तरह से हम आ जाते हैं ऑप्शन सी पे। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली, मतलब नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बात आई थी 16, ऑप्शन बी तो इलिमिनेट हो जाएगा, 16 का बता रहा है ये, तो ये अलग हो जाएगा, हट जाएगा।
1779 अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई है, ये भी हट जाएगा, सी ऑप्शन भी। ऑप्शन ए देखिए 1797, तो 1797 करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। यानी 1797 में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। द मेजोरिटी ऑफ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज मेड अप ऑफ। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये इसमें पीजेंट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल था, जो किसान थे, काश्तकार लोग थे, उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन इंग्लैंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिंस। तो यूरोप में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो हम देख रहे हैं 18th सेंचुरी, ऑप्शन ए 18th सेंचुरी बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सी बोल रहा है 19th सेंचुरी, और डी बोल रहा है 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी तो इलिमिनेट हो जाएगा, बहुत ही देर की बात कह रहा है, 20वीं शताब्दी बहुत पहले हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। 19th सेंचुरी ऑप्शन बी इलिमिनेट हो जाता है, आपका बच जाता है ऑप्शन बी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस। तो इंग्लैंड के बाद फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कब हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। यानी कि जो नेशनलिज्म फ्रीडम चल रही थी यूरोप में 19th सेंचुरी में, उसमें क्या सही नहीं है लिबरल्स के बारे में, वो क्या नहीं सोचते हैं, लिबरल्स क्या नहीं सोचते हैं, उनके लिए क्या सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट भी दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, वो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत आज़ादी चाहते हैं। इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, यानी सभी लोग संविधान के समक्ष समान हो, समानता चाहते हैं, सभी की समानता। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, उनके तरह से गवर्नमेंट काम करे, उनके लिए गवर्नमेंट हो, ये भी वो चाहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चाहते, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है, नॉट बोल रहा है, तो ऑप्शन डी गलत है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं, तो डी ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 11। आइल वॉज ए, आइल क्या है? एक तरह की क्रॉप है, ए काइंड ऑफ क्रॉप, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए फ्रूट, एक फल है। ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ्स, ये एक यूनिट है, एक इकाई है कपड़े को नापने की। या ए काइंड ऑफ वेट, ये वजन करने की इकाई है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ये कपड़े को मापने की एक इकाई है। व्हाट वाज आइल? आइल वाज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ क्लॉथ, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पर। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस? वियना की ट्रीटी कब हुई? तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए 1815 है, 1815, 1816, 1851 और 1825। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वियना की ट्रीटी, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, और उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज तो वियना बहुत कम ही लोग जानते हैं, पेरिस और बर्लिन के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन पहले वियना जो है, इस टाइम पर वियना बहुत पावरफुल कैपिटल थी। तो ये 1815 होगा, 1815, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए होगा। 12 का ऑप्शन ए, वियना की ट्रीटी जो है वो 1815 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, फिर वियना की ट्रीटी से ही क्वेश्चन है, हु हेडेड द कांग्रेस ऑफ वियना, यानी वियना की सभा को किसने
संबोधित किया था, किसने हेड किया था, कौन उसका जो है संचालन किसने किया था। तो वियना की जो ट्रीटी हुई उसमें सर्वे सर्वा यानी सबके सबसे पावरफुल ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना में ये ट्रीटी हुई थी, और इसको किया था, हेडेड किया था इसको मेटरनिक ने। मेटरनिक उस समय वहां का एक तरह से पीएम था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नेपोलियन बोनापार्ट उस समय तो एग्जाइल कर दिया गया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट होगा नहीं, फेडरिक होगा ही नहीं, और फेडरिक सरयू होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो फेडरिक सरयू क्या है, फेडरिक सरयू तो एक पेंटर है, उतना पावरफुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी ड्यूक मेटरनिक, यानी कि 13th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी फेडरिक मेटरनिक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे। द जर्मन कॉन्फेडरेशन वॉज सेट अप हाउ मेनी स्टेट बाय नेपोलियन। देखिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन या जर्मन संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, सभी लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन और बनता है कि जर्मन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। अब क्वेश्चन है कि इसमें कितने स्टेट्स इन्वॉल्व थे, कितने स्टेट्स थे इसमें। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी दे रहा है 44, ऑप्शन सी दे रहा है 49 और ऑप्शन डी दे रहा है 39। तो इसमें 39 स्टेट थी, ऑप्शन डी सही है, 39 स्टेट थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा 39, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद हम 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का मेन इंटेंशन क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था, क्यों वियना कांग्रेस बनाई गई। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट को ये लोग वाटरलू की बैटल में हरा देते हैं, तो जितने भी जीते हुए संघ के लोग होते हैं वो वियना में मिलते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि जो भी नेपोलियन ने पूरे यूरोप में बदलाव किया उसे फिर से वैसा ही कर दिया जाए जैसा नेपोलियन के आने से पहले था। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए टू रिस्टोर मोनार्कीज, ऑप्शन बी टू रिस्टोर एब्सोल्यूटिज्म, और सी टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, और ऑप्शन डी टू रिस्टोर रेसिज्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही वियना कांग्रेस होती है, कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, वैसे ही जितने भी नेपोलियन शासित क्षेत्र होते हैं वहां पे फिर से मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी लुइस 18 का शासन हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, टू रिस्टोर मोनार्की इन यूरोप, पूरे यूरोप में जहां भी संघ की स्थापनाएं की गई थी वहां पर फिर से मोनार्की को